हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही ड्रामनी और ख़तरनाक होने वाली है दोस्तों। बिना देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जो कहानी हमको हमारे ही सब्सक्राइबर ने भेजी है, उसने अपना नाम बताने से मना किया है और अब मैं उनको निराश नहीं करूँगा और मैं उनकी आप बीती सुनाता हूँ। काफ़ी साल पहले हम एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। वो फैक्ट्री शहर से थोड़ी सी बाहर की तरफ थी, लेकिन फैक्ट्री के पास से एक ट्रेन की पटड़ी गिरती थी। उस फैक्ट्री में हम प्लास्टिक की चीज़ें जैसे बर्तन, बोतलें वगैरह बनाने का काम किया करते थे। हम ज़्यादातर तो दिन में ही काम किया करते थे। वो एक छोटा सा कारखाना था, तो वो रात में बंद ही रहता था। तो एक वक्त उस फैक्ट्री को एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला और इसलिए हम देर रात तक काम कर रहे थे। उसी बीच एक रोज़ ऐसा हुआ कि हमारे एक साथी को सिगरेट पीने की तलब लगी, तो उसने कहा कि चलो 10 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। और फिर हम कुछ 4-5 लोग फैक्ट्री से बाहर चले गए। फैक्ट्री के अंदर केमिकल से भरी हुई चीज़ें थीं और इसलिए वहाँ पर सिगरेट पीना मना था। हम जब बाहर गए तब हम उसी फैक्ट्री के कंपाउंड वॉल के पटरी की तरफ यानी कि खड़े थे। हमारे एक साथी ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और फिर हम सिगरेट पीने लगे। हमारे साथ जो साथी था, जिसका नाम प्रजापति था, वो अचानक से रेल की पटरी के पास टॉयलेट करने चला गया। उसके ही साथ साथ एक और लड़का उसके पीछे पीछे चला गया। और फिर ये सब कुछ होने के बाद फिर हम फैक्ट्री के अंदर चले गए। मुझे अच्छे से याद है कि उस वक्त रात के 12:20 हो रहे थे। अचानक से उन दोनों के नाक और कान से खून निकलने लगा। ये वही दोनों थे जो टॉयलेट करने के लिए पटरी के पास चले गए थे। लेकिन उस वक्त हमारे दिमाग में इतना कुछ नहीं आ रहा था। हमारा जो मैनेजर था वो भी डर गया था। उसे लगा कि शायद ये कोई केमिकल की वजह से ये सब हुआ होगा। तो हम तुरंत ही उन्हें अस्पताल लेकर चले गए। वहाँ पर डॉक्टर ने उनकी जांच की और जांच के दौरान डॉक्टर ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन फिर भी हमने उन दोनों को वही फैक्ट्री में आराम करने के लिए कहा। उसकी अगली रात वो वापस आ गए। फिर उसी रात फिर वही हुआ। उनमें से एक के कान और नाक में से खून निकलने लगा और दूसरा एक कोने में बैठा हुआ था, जैसे कोई बच्चा किसी भयानक सी चीज़ को देखकर डर जाता है। तो हमने फिर उन दोनों को उस रात भी आराम करने के लिए कहा। और जो हमारे मैनेजर साहब थे, उन्होंने अगले दिन उन्हें किसी अच्छे से अस्पताल में जाकर अपनी जांच कराने के लिए बोला। और फिर अगले दिन ही वो दोनों फिर से अपने काम पर आ गए। और तब मैंने एक बहुत ही अजीब सी चीज़ को महसूस किया। रात का वही वक्त हो रहा था और काम करते करते मेरा ध्यान उनमें से जो बड़ा था, मतलब प्रजापति था, उसकी तरफ चला गया। तो देखा तो मैंने वो किसी मशीन के पास खड़ा किसी पैरालाइज मार इंसान की तरह अपने शरीर को झटका रहा था। मतलब लगा लो कि जैसे कि हम फिल्मों में ज़ॉम्बीज़ वगैरह को देखते हैं, और वो भी ठीक उसी तरह ही खड़ा था। तब मैंने उसके साथ वाले दूसरे आदमी को ढूंढा, तो वो भी एक कोने में बैठकर ऐसी आवाज़ कर रहा था। अब मुझे इतना तो समझ आ गया था कि इनके साथ कुछ अलग ही प्रॉब्लम चल रही है। उन दोनों का वहाँ पर कोई नहीं था, मतलब कि वो हमारे साथ ही रहते थे। लेकिन दिन में हम देखते थे कि वो एकदम नॉर्मल होते थे, लेकिन रात में अचानक उनकी हरकतें बदल जाती थी। तो हम दूसरे दिन ही उन्हें एक जाने माने बाबा के पास लेकर चले गए, जो कि चंडी माता के भक्त थे। यहाँ पर वो बाधित लोगों का, जिनको भूत प्रेत या कुछ भी ऐसा भी या साया होता है उनके ऊपर, या ऐसा उनके साथ हुआ हो, तो उनका इलाज करते हैं। और जब हम वहाँ गए तो वो दोनों एकदम से नॉर्मल थे। दोनों को बाबा ने अपने पास बिठाया और फिर कुछ देर के लिए अपना ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाबा के बाद ही कुछ 2 या 4 मिनट के बाद ही उनमें से जो दूसरा था वो अपने आप ही कुछ बड़बड़ाने लगा
और फिर बाबा ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा और फिर वो अचानक से शांत हो गया। लेकिन जो दूसरा था यानी कि प्रजापति, उसके कान और नाक से पहले जैसा ही खून निकलने लगा था। और फिर बाबा ने आंखें खोली तो कहा कि ये दोनों किसी ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ही कोई बुरी दुर्घटना हुई थी और वो जगह बाधित यानी श्रापित थी। और अब जो भी उस जगह पर बाधा थी वो अब इन्हें लग गई है। और तभी उनमें से जो बड़ा था यानी कि प्रजापति, उसकी अचानक से आवाज़ बदल गई और उसने फिर बहुत ही विचित्र आवाज़ में कहा कि हम पटरी के पास चले गए थे। अब उनमें से जो एक था जिसे बाधा हुई थी वो तो चला गया था, लेकिन जो दूसरी थी, मतलब जो दूसरी आत्मा थी जो प्रजापति के शरीर में थी, वो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। फिर बाबा ने हमें वहीं से कहीं आसपास से एक आईना लाने के लिए कहा और फिर उस पर कुछ निशान लगाए और उसे प्रजापति के सामने धर दिया। जैसे ही आईना प्रजापति के साथ मतलब उसके सामने धरा तो उसने अपना मुंह फेर लिया और फिर ज़ोर ज़ोर से घुराने लगा। वो आईने में देख के लिए तैयार ही नहीं था। वो बार बार अपना चेहरा यहाँ वहाँ घुमा रहा था, गुस्से में चीख रहा था, चिल्ला रहा था और झटपटा रहा था। और फिर बाबा ने हार कर आखिरकार हमें उसे बांधने के लिए कहा और फिर ऐसे कि बाबा ने कहा था, हमने उसे खंबे से बांध दिया और उसके सर को पकड़कर उसे आईने में देखने को मजबूर किया। आईने में देखते ही वो एकदम तेज़ी से बड़बड़ाने लगा। वो कुछ ऐसा ही बड़बड़ा रहा था कि उन्होंने मुझे धोखा दिया था, इसलिए मैंने आत्महत्या की और मैं वापस आऊँगा और मैं उन सबको मार दूँगा। और ऐसे बड़बड़ाते हुए उसके सामने धरा जो आईना था वह अचानक से चकनाचूर हो गया। तब तक वो भी पसीने से लबालब हो चुका था, उसकी भी पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। और उस आत्मा ने उसके शरीर को छोड़कर जाते वक्त बस एक बात ही कही थी कि मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन इनमें से किसी को ज़रूर लेकर जाऊँगा। और फिर उसके बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक तो रहा, लेकिन उसके एक हफ्ते बाद जो दूसरा लड़का था, छोटा यानी कि कम उम्र का लड़का था कि जिसे भूत बाधा हुई थी, और उसकी भी काम करते करते अचानक से मौत हो गई। उसका कारण तो हमें नहीं पता चला, लेकिन जब हम उसके पास जाकर देखा तो उसकी वही हालत थी कि उसके कान, नाक और आँख में से खून निकल रहा था। हम जल्दी जल्दी से उसे अस्पताल ले जाने के लिए गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। अब ये तो पता नहीं कि ये कोई संयोग था या कुछ और था, लेकिन मैंने इस घटना को अपने जीवन में बहुत करीब से देखा था और ये मेरे जीवन की बहुत ही अजीब और डरावनी घटना थी। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी। अब हम बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ, क्योंकि हमारे ही एक सब्सक्राइबर दोस्त ने भेजी है। आइए आपको मैं उसकी आप बीती अपनी आवाज़ में ही सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है, मैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का निवासी हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने अपनी आप बीती लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैं पहाड़ी क्षेत्र से हूँ और 2020 में मुझे देहरादून, जो उत्तराखंड का प्लेन इलाका है, वहाँ पर अपनी शिक्षा के लिए जाना पड़ा। देहरादून में मेरी कोई ख़ास जान पहचान तो नहीं थी, इसलिए मुझे वहाँ पर एक कमरा किराए पर लेना पड़ा था। उन दिनों मेरा दिनचर्या बहुत ही व्यस्त था, मतलब मैं सुबह 5 बजे से लेकर रात को सोते टाइम तक पढ़ाई और कॉलेज में ही व्यस्त रहता था। मतलब कि कॉलेज में भी मेरी किसी से कोई ख़ास दोस्ती यारी नहीं थी और इसीलिए मेरा ज़्यादातर समय पढ़ाई में ही व्यतीत होता था। हालांकि मैं इतना होनहार भी विद्यार्थी नहीं था, लेकिन परिश्रम और मेहनत में मेरा भरोसा था और ये बात भी मैंने अपने पिताजी से सीखी थी। पिताजी और मुझ में बस एक बात का ही अंतर था कि मेरे पिताजी ईश्वर में बहुत ही आस्था रखते थे। वो हमेशा ही देवी देवताओं की उपासना करते थे और वो बजरंग बली के भी बहुत ही बड़े भक्त थे। वो अक्सर मुझे बजरंग बली की प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, लेकिन मैं नास्तिक प्रवृत्ति का इंसान था और मैं भी उनकी खुशी के लिए ही भगवान के सामने हाथ जोड़ता था और भगवान के सामने सर झुकाता था।
लेकिन दोस्तों सच बताऊं तो मुझ में ये थे कि मुझे उसमें आस्था नहीं थी, और उसी कारण से मैंने अपने कमरे में भी किसी भी भगवान की तस्वीर, कोई भी मूर्ति, कोई भी पूजा पाठ की किताब भी नहीं रखी थी। दोस्तों जिस रात मेरे साथ वो घटना घटी थी, उस रात ये न जाने क्यों मुझे अपनी दादी की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरी दादी की मृत्यु 2015 में ही हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों मुझे अच्छे से याद है कि दादी के गुजरने के बाद मैंने हफ्ते तक खाना नहीं खाया था, और ना ही मैंने अपने कोई दोस्तों से बात की थी। मैं दोस्तों कई दिनों तक किसी छोटे बच्चे जैसा रो रहा था। मतलब मुझे वैसे ही पाला था दादी ने, वैसे ही थी दादी। मतलब कि मेरे माँ बाप से भी ज़्यादा मुझे उसने प्यार दिया था। दोस्तों मेरे माता पिता ज़्यादातर तो काम पर ही रहते थे, और बाद में वही थी जो मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान रखती थी। तो कई बार तो मेरी दादी ने मुझे अपनी मम्मी पापा की मार से बचाया भी था। उस रात हमेशा की तरह मैं अपना बिस्तर लगा रहा था और सोने की तैयारी कर रहा था, और आमतौर पर मैं पढ़ाई ख़त्म कर 10 बजे तक सो जाता था। लेकिन उस दिन दादी की याद आने की वजह से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, और फिर उसी कारण से ही मुझे सोने में भी बहुत ज़्यादा देर हो गई। एक रात मतलब बीच रात ही मेरी नींद खुल गई, और हैरानी की बात तो ये थी कि मैं तब जाग चुका था, लेकिन मैं अपना शरीर नहीं हिला पा रहा था। मुझे ऐसा लगा मतलब जैसे कि मेरा शरीर उस जगह पर जम गया हो। मैंने काफ़ी प्रयास किया लेकिन कुछ भी हलचल नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता है कि तब मैं शायद स्लीप पैरालिसिस की अवस्था में था, और तब मुझे एक बहुत ही अजीब सा अनुभव हुआ कि मेरे बेड के पीछे से खिड़की की तरफ से कोई अंदर घुस रहा है। वो कोई बहुत ही बड़ी और अजीब सी आकृति थी, और जो कि कमरे में ज़्यादा अंधेरा होने के कारण मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। जब उस आकृति ने मेरे कमरे में प्रवेश किया तो तब मैंने देखा वो आकृति मेरी स्वर्गवासी दादी की है। मैंने अक्सर लोगों से कहते हुए सुना है कि कभी कभी आपके स्वर्गवासी रिश्तेदार दूसरे लोग से आपसे मिलने आया करते हैं। हमारे गांव में जागर जैसे रिचुअल में देवी देवताओं और मतलब देवी देवता हमारे पूर्वज हमसे मिलने आया करते थे। ऐसी बातों पर मैंने लेकिन कभी भी विश्वास नहीं किया। मुझे वो सब एक तरह का जैसे ढोंग लगता था। लेकिन अब जो मैं देख रहा था, अगर वो सच था तो मुझे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आखिरकार वो मेरी दादी ही थी और वो मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगी। लेकिन न जाने क्यों वो जो आकृति थी मेरे कमरे में, वो मेरे आसपास घूम रही थी, और उसे घूमता हुआ देख मैं भी थोड़ा डर गया था। वो दिखने में भले ही मेरी दादी जैसी थी, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उसके जो हाव भाव थे वो बिल्कुल भी मेरी दादी जैसे नहीं थे। उस आकृति के चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। वो बहुत भयानक भी थी। वो मेरे कमरे के आसपास कुछ टटोल रही थी, और उसे देख मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे वो दिखने में कोई इंसान है, लेकिन वो इंसान नहीं था। और फिर अगले ही क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो आकृति आकर मेरे बेड के पीछे बैठ गई, और फिर उसने दोनों पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब मेरा ज़ोर से चिल्लाने का तो बहुत मन किया, वहाँ से उठकर खड़े होकर भागने का भी मन किया, लेकिन दोस्तों मेरा जो शरीर था शायद वो मेरे नियंत्रण में नहीं था, मेरे काबू में नहीं था। यानी कि मैं तभी भी उसी ही अवस्था में पड़ा हुआ था। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज़ नहीं, और वो आकृति मुझे देखकर बहुत ही बड़ी और विचित्र तरीके से हंसने लगी। बहुत ही खतरनाक स्माइल थी उसकी, और उसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। और तब तक मैं समझ चुका था कि ये कोई भूत प्रेत जैसा या कुछ ऐसी चुड़ैल वगैरह का कार है। लेकिन मैं उस टाइम बेबस था, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मुझे तो किसी भगवान का मंत्र जाप भी नहीं आता था तक कि जिसके सहारे मैं अपनी रक्षा कर सकूं। लेकिन मैंने मन ही मन में भगवान बजरंगबली के दिव्य स्वरूप को याद किया, और मन में ही राम नाम का उच्चारण किया। दोस्तों मैं भले ही कोई मंत्र नहीं जानता था, लेकिन मुझे इतना पता था कि लोग ऐसे वक्त में भगवान बजरंगबली को याद करते हैं।
राम का नाम लेते हैं और कुछ ही वक्त में मेरी आंखों के सामने एक तेज प्रकाश सा होने लगा, जिस कारण मुझे कुछ भी दिखाई तो नहीं दे रहा था, मानो मेरी आंखें चौंधिया गई हों। और तब उस आकृति की आवाज़ भी आनी जो कर रही थी वो भी बंद हो गई थी। उसके तुरंत बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर मेरी अचानक से आंख लग गई और जब मेरी नींद खुली तब मैंने देखा कि सुबह के 6 बज रहे थे। खुलते ही सबसे पहले मुझे रात का अनुभव याद आ गया। उस वक्त भले ही मुझे वो सब कुछ किसी सपने जैसा ही लग रहा था, लेकिन मैं ये बात भी अच्छे से जानता था कि रात में मेरे साथ कुछ तो अजीब हुआ था। मैंने मन ही मन में भगवान के प्रति अपना आभार जताया और फिर सुबह होते ही मैं मकान मालिक से मिलने चला गया और मैंने उन्हें अपने साथ जो घटी थी रात को घटना सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा कि ये प्रेत आत्माएं माया का सहारा लेकर तुम्हें डराने की कोशिश करती हैं। कई बार तो ये तुम्हारे मरे हुए रिश्तेदारों का रूप धारण कर, कभी उनकी आवाज़ की नकल कर तुम्हारे शरीर पर निरंतर पाने की कोशिश करती हैं। इससे बचने का सिर्फ एक ही कार्य या उपाय है कि तुम किसी सकारात्मक शक्ति की शरण में रहो, ईश्वर का ध्यान करो और पूजा पाठ करो और अपने कमरे में भी भगवान से जुड़ी हुई कुछ वस्तुएं, धार्मिक ग्रंथ और मूर्तियां, ऐसी चीज़ों को रखो जिससे कि कमरे का वातावरण अधिक सक्रिय यानी बहुत बढ़िया बना रहे। ऐसे वातावरण में जब भगवान की फ़ोटो या कुछ हो अंदर तो बुरी सी बुरी आत्माएं भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और उस दिन की वजह से मैं भगवान बजरंगबली की पाठ और उनमें से आस्था रखने लगा हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी ड्रामनी और खतरनाक कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।